नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 17 मई 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 27 अप्रैल से बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा के लिए YouTube पर निःशुल्क यह श्रृंखला चला रहा है और लगातार आप लोग देख भी रहे हैं। तो दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चल रहा है। जैसा कि कल इसका तीसरा भाग सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित होगा। दोस्तों, इसे भी आप लोग अवश्य देखेंगे। साथ साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और साथ में कमेंट भी जरूर करें। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कन्हेरी गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, दिया गया है पहला कथन कि इस समूह में बेसाल्ट चट्टान पर उकेरी गई कई रॉक कट संरचनाएं हैं। यह कथन एकदम सत्य है। निश्चित रूप से अगर हम बात करते हैं, चूंकि यह जो कन्हेरी की गुफाएं हैं, यह महाराष्ट्र, यहीं पर अजंता एलोरा की गुफाएं भी हैं, तो यहाँ पर मुंबई के पास यह स्थित है कन्हेरी की गुफाएं। तो यह कथन सत्य है। कन्हेरी गुफाएं सातवाहन, त्रिकुटक, वाकाटक, सिल्हारा के संरक्षण में फली फूली। यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा कथन है यह गुफाएं चंदोली राष्ट्रीय उद्यान के भीतर हैं। यह कथन गलत हो जाता है। दोस्तों, यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में स्थित है और मुख्य उद्यान से 6 किलोमीटर और बोरीवली स्टेशन से यह 7 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से तीसरा कथन असत्य हो जाता है, पहला और दूसरा कथन सही है। दोस्तों, इससे संबंधित खबर आई हुई है। कन्हेरी गुफाओं में जन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। यह पीआईबी में आई हुई खबर है, इसे ध्यान रखेंगे। यह इसमें कहा जाता है कि सातवाहन, त्रिकुटक, वाकाटक, सिल्हारा के संरक्षण में और क्षेत्र के धनी व्यापारियों द्वारा किए गए दान के माध्यम से यह फला फूला था। दोस्तों, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों में भी कन्हेरी का उल्लेख, यानी कह सकते हैं फाहियान जी इसके बारे में चर्चा कर चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है 5G 3 बैंडों अर्थात निम्न, मध्यम और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम में कार्य करता है। यह कथन एकदम सत्य है। दोस्तों, दूसरा है उच्च बैंड स्पेक्ट्रम तीनों बैंडों को उच्च गति प्रदान करता है। इसकी कवरेज और सिग्नल पहुंच क्षमता अधिक होती है। यह कथन असत्य हो जाता है। दोस्तों, निम्न बैंड स्पेक्ट्रम वाणिज्यिक सेल फोन उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त है। यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि इसके लिए निम्न बैंड स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती है। अतः आंसर 1 और 3 सही होगा। इससे संबंधित भी पीआईबी में खबर आई हुई है। प्रधानमंत्री 17 मई को ट्राई की रजत जयंती समारोह को संबोधित करेंगे और इसके साथ साथ 5G टेस्ट बेड लॉन्च करेंगे, जो भारतीय उद्योग और स्टार्टअप्स को 5G तथा अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में अपने उत्पादों, प्रोटोटाइप, समाधान, एल्गोरिदम को सत्यापित करने में मदद करेगा। और दोस्तों, 5G के बारे में पहले भी हम इस पर बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इको स्ट्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, यह एक रेडियो मीटर वाला एक उपकरण है, जिसमें 2018 में इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है यह हवा के तापमान के विपरीत जमीनी तापमान को मापता है। यह भी कथन सही है। इसका उपयोग पौधों के तापमान को मापने और उनकी पानी की आवश्यकताओं तथा उन पर जलवायु के प्रभाव को समझने के लिए किया जाता है। यह भी सही है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न की मांग क्या है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है। तो इनमें से तीनों में से कोई भी गलत नहीं, अतः उत्तर क्या होगा? डी होगा। तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, शहरी ऊष्मा द्वीप क्या है और ग्रीष्मकाल के दौरान वे क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि देश के कई हिस्से में लू की स्थिति से लोग जूझ रहे हैं। खासकर शहर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म है। इसका कारण क्या है? क्या इसे कम करने का कोई तरीका है? तो देश का
विभिन्न क्षेत्र में, खासकर उत्तर भारत में, तो यहाँ पर दिल्ली के 2 इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया है, जिसमें नजफगढ़ क्षेत्र में 49.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। तो दोस्तों, नासा के इकोसिस्टम स्पेस बॉर्न थर्मल रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट ने 5 मई को मध्यरात्रि से कुछ समय पहले लगभग 12,350 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए एक छवि कैप्चर की है। तो यहाँ पर ये छवि आप देख सकते हैं, इसको इको स्ट्रेस कहते हैं। तो ये जो लाल लाल धब्बे हैं, ये अधिक तापमान को दर्शा रहे हैं। इसे ध्यान रखेंगे, यह रेडियोमीटर एक सौर वर्ष के दौरान पृथ्वी पर विशिष्ट स्थानों पर उगने वाले पौधों के तापमान को मापता है, और यह माप वैज्ञानिकों को फसलों पर गर्मी की लहरों और सूखे जैसी घटनाओं के प्रभावों के बारे में जानकारी देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दोस्तों ये कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। दोस्तों, 2012 में भारत की तरफ से इसको नामांकित किया गया था और 2014 में इसे यूनेस्को की सूची में डाल दिया गया। दोस्तों, कस्तूरी मृग और पश्चिमी ट्रैपागन का ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क में यह पाया जा सकता है। यह भी कथन सही है। यह 4 नदियां यानी 4 घाटियों में फैला हुआ है, यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः आंसर डी होगा। दोस्तों, इससे संबंधित खबर इंडियन एक्सप्रेस में आई है। चूंकि इस समय उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में आग लगी हुई है, यानी जंगल की आग फैल रही है, और हिमाचल में अप्रैल में लगभग 750 घटनाएं आग की हुई हैं। तो इस तरह से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के जंगलों में 5,662 हेक्टेयर को तबाह कर दिया है क्षेत्र को। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। यह 3 ओर से हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। नेशनल पार्क में वर्तमान में 375 से अधिक प्रजातियां हैं, और इसे 1999 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। दोस्तों, 2010 में सैंज और तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य को भी ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क में शामिल कर लिया गया था। यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं विगत वर्ष के प्रश्न। 2021 में आया हुआ प्रश्न है, निम्न प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए। कोपोपोड्स, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम, फेरोमिनीफेरा। तो दोस्तों, उपयुक्त में से कौन सा महासागरों की खाद्य श्रृंखलाओं के प्राथमिक उत्पाद हैं? तो दोस्तों, यहां पर सीधे सीधे यह दे रहा है कि यह दूसरा साइनोबैक्टीरिया और डाइटम, यह जो है प्राथमिक उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि ये जो कोपोपोड्स हैं, ये होलो प्लांक्टन के प्रमुख जीव हैं, जो सभी जो प्लैंक्टन के 60 से 90% के बीच का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कोपोपोड्स परभासी निकायों के साथ छोटे खोल रहित क्रस्टेशियंस हैं, और कोपोपोड की लगभग 10,500 प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकांश प्रजातियां क्या हैं? समुद्री हैं। तो इस तरह से साइनोबैक्टीरिया और डाइटम यह प्राथमिक उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं। और दोस्तों, ये जो साइनोबैक्टीरिया और डाइटम हैं, यह एक कोशिका वाले शैवाल, इसे प्रोकैरियोटिक्स या यूकैरियोटिक्स कहा जाता है। तो यही प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। और दोस्तों, फोरामिनीफेरा ये रॉडिलारिया एक कोशिकी और यूकैरियोटिक के समान है। इनके पास एक एक्सोस्केलेटन भी है, जिसके माध्यम से वे तंतुओं का उत्सर्जन करते हैं, जो उन्हें तैरने में मदद करते हैं। तो फोरामिनीफेरा के मामले में एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से बना होता है। तो दोस्तों, यहां पर दूसरा तीसरा होगा, पहला और चौथा नहीं होगा। अतः आंसर क्या है? बी है। अब बात करते हैं फैक्ट ऑफ द डे में सिक्किम। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, सिक्किम 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। एक तरफ नेपाल, तो एक तरफ भूटान, ऊपर तिब्बत या चीन, और इधर वेस्ट बंगाल। तो एक राज्य और 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा सिक्किम भारत का अंग कैसे बना, इसके बारे में तो थोड़ा सिक्किम के बारे में देख सकते हैं। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम। दोस्तों, यह पहला ऐसा जैविक राज्य है। यहाँ से तीस्ता नदी बहती है। यहीं पर कंचनजंगा चोटी भी पाई जाती है, और इसकी राजधानी गैंगटोक है। यहाँ लेप्चा, खस, अंग्रेजी, हिंदी ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में यह संविधान भारत का 22वां राज्य
बना था। इसके पहले की क्या स्थिति थी? तो सिक्किम भारत का अंग कैसे बना? तो यहाँ पर चोग्याल यानी फुटसोंग नामग्याल से शुरू होकर नामग्याल राजवंश ने 1975 तक सिक्किम पर शासन किया और 1700 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र में सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत के बीच संघर्षों की एक श्रृंखला देखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप सिक्किम की क्षेत्रीय सीमाएं क्या हुई? कम हो गईं और इस तरह से अंग्रेज आए। भारतीय उपमहाद्वीप में उनके विस्तार योजनाओं में हिमालयी राज्यों को नियंत्रित करना शामिल था। तो दोस्तों ऐसे में नेपाल राज्य भी अपना विस्तार चाहता था। तो इस तरह से एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ था, जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह लड़ा गया था और नेपाली सेना के। तो 1814 में सिक्किम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेपाल के खिलाफ बाद के अभियान में गठबंधन किया और दोस्तों इसी तरह से यह बढ़ता चला गया और कंपनी ने सिक्किम को जीत लिया और इस तरह से कुछ क्षेत्रों को बहाल कर दिया जो नेपाल ने 1780 में सिक्किम से छीन लिए थे। तब ऐसे में सिक्किम के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब जॉन क्लाउड व्हाइट को नियुक्त किया जाता है और 1889 में सिक्किम का राजनीतिक अधिकारी इन्हें बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों 1947 के बाद इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। यानी 1947 में भारत की स्वतंत्रता के 3 साल बाद सिक्किम भारत का संरक्षक बन गया। दोस्तों 1950 में सिक्किम के तत्कालीन सम्राट ताशी नामग्याल और सिक्किम में भारत के तत्कालीन राजनीतिक अधिकारी हरीश्वर दयाल के बीच एक संधि हुई और इस तरह से यह संधि को मतलब यही कहा गया कि हम आपकी रक्षा करेंगे और इस तरह से साथ साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन उस समय भू राजनीतिक परिवर्तनों ने सिक्किम को एक नाजुक स्थिति में डाल दिया। 1949 की बात है कि उसमें तिब्बत पर चीन के आक्रमण और पूरे राज्य के इतिहास में सिक्किम पर नेपाल के हमलों को उन कारणों के रूप में उद्धृत किया गया। इसके अलावा चीन के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद तिब्बतियों के उत्पीड़न की बात ने सिक्किम के भी इसी तरह के नुकसान की संभावना का डर पैदा कर दिया और इस तरह से मोटे तौर पर सिक्किम की जातीयता को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, भूटिया, लेप्चा और नेपाली। दोस्तों और इसके साथ साथ दलाई लामा का आगमन भी यहाँ पर इसमें महत्वपूर्ण, यानी 1959 में 14वें दलाई लामा तिब्बत से भाग निकले और दलाई लामा के भारतीय सीमाओं पर पहुंचने के बाद वह और उनका दल अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में बस गया और इस तरह से 1 महीने के बाद उन्होंने मसूरी की यात्रा की, जहां उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और उनके साथ यात्रा करने वाले तिब्बती शरणार्थियों के भविष्य पर चर्चा की और इस तरह से भूटिया ने कहा कि दलाई लामा के स्वागत और शरण देने के भारत के फैसले के नतीजों ने सिक्किम में कुछ लोगों को संदेश दिया कि चीन के विपरीत भारत के साथ गठबंधन करने से उनकी सुरक्षा और रक्षा की गारंटी होगी। इस तरह से दोस्तों 1950 से लेकर के 1970 के दशक में अगर कहा जाए, इस अवधि में राजशाही के खिलाफ असंतोष भी शुरू हो गया था। मुख्य रूप से बढ़ती असमानता, सामंती व्यवस्था यानी सामंतशाही व्यवस्था के कारण राजशाही के खिलाफ लोगों में गुस्सा हो रहा था और इस तरह से राजनीतिक समूह एक साथ आए और सिक्किम राज्य कांग्रेस का गठन किया गया और राजनीतिक दल जिसने सिक्किम के भारत संघ के साथ विलय का भी समर्थन किया और इस तरह से 1947 के 3 साल बाद सिक्किम नेशनल पार्टी का गठन किया गया, जिसने राज्य की राजशाही और स्वतंत्रता का समर्थन किया था। और दोस्तों एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब होगा कि सिक्किम में सम्राट द्वारा आयोजित शक्तियों में कमी। इस तरह से 1973 में राजशाही विरोध और तेज हो गया, जिसके बाद शाही महल में हजारों प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। तो इस तरह से सम्राट के पास नई दिल्ली से सहायता भेजने के कहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। और दोस्तों अंत में उसी वर्ष चोग्याल, भारत सरकार और 3 प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इस तरह से 1 साल बाद 1974 में चुनाव हुए, जहां काजी लेंडुप दोरजी के नेतृत्व वाली सिक्किम राज्य कांग्रेस ने स्वतंत्रता समर्थक दलों को हराकर जीत हासिल की और उस वर्ष एक नया संविधान अपनाया गया, जिसने सम्राट की भूमिका को एक नाम मात्र के पद तक सीमित कर दिया और जिसका पाल्डेन थोंडुप नामग्याल ने कड़ा विरोध किया था। और उसी वर्ष भारत ने सिक्किम की स्थिति को संरक्षित राज्य के संबद्ध के रूप में अपग्रेड किया और दोस्तों इसके साथ साथ एक लोकसभा की सीट और एक राज्यसभा की सीट आवंटित भी कर दी और इस तरह से 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में भारत सिक्किम का 22वां राज्य
बना। तो ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का अंक भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ साथ कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।